दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर को 2 बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। अर्बन एक्सटेंशन रोड आई और द्वारिका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन। इन दोनों सड़कों का उद्घाटन होते ही लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब गुरुग्राम से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने में महज 20 मिनट लगेंगे। पहले जहां एयरपोर्ट जाने के लिए लोगों को भारी ट्रैफिक से गुजरना पड़ता था, वहीं अब यह सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 11,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ है। पीएम मोदी ने उद्घाटन समारोह में कहा कि ये सड़कें सिर्फ लोगों के सफर को आसान ही नहीं बनाएगी, बल्कि एनसीआर के विकास को भी नई रफ्तार देंगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। 76 किलोमीटर लंबा अर्बन एक्सटेंशन रोड दिल्ली के अलीपुर से शुरू होकर महिपालपुर तक जाता है। 5 हिस्सों में बनी इस सड़क पर 8 लेन, सर्विस रोड, अंडरपास और 4 बड़े इंटरचेंज बनाए गए हैं। इससे गुरुग्राम, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के लोगों को भारी ट्रैफिक से निजात मिलेगी। यह सड़क सीधे नेशनल हाईवे 44 से जुड़ती है, जिससे पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर की यात्रा आसान होगी। खास बात यह है कि इसे पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें दिल्ली के कूड़ेदानों से निकाले गए 10 लाख मीट्रिक टन मलबे का इस्तेमाल किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला हिस्सा करीब 10 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 5 किलोमीटर से अधिक लंबी एक आधुनिक सुरंग भी शामिल है। यह सुरंग सीधे आईजीआई एयरपोर्ट तक जाती है। इससे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इतनी तेज हो गई है कि लोग अब बिना जाम के आसानी से वहां पहुंच सकेंगे। इन सड़कों के शुरू होने से दिल्ली की रिंग रोड, धौला कुआं, नेशनल हाईवे 48 जैसे व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहरों से आने जाने वालों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि यह सड़कें कई हाईवे से जुड़ी होंगी। अगर इस प्रोजेक्ट के खास बिंदु की बात करें तो आईजीआई एयरपोर्ट की दूरी अब केवल 20 मिनट, 11,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार मेगा प्रोजेक्ट, 76 किलोमीटर लंबा यूईआर और 10 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे, 10 लाख मीट्रिक टन कचरे से सड़क निर्माण, पर्यावरण संरक्षण की मिसाल, दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक समस्या में बड़ी राहत है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि यूईआर 2 और द्वारिका एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक समस्या को कम करने में मील का पत्थर साबित होंगे। समय, ईंधन और ऊर्जा की बचत होगी और सबसे बड़ी बात, लोगों की जिंदगी आसान होगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम एनसीआर के लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की राहत लेकर आया है। आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। रविवार सुबह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटा। सबसे बड़ा हादसा जोध घाटी में हुआ, जहां 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा मथुरे, चक्र, बगाड़, चंगड़ा और दिलवान हुटली में भी भारी भूस्खलन हुआ है।
14 अगस्त को किश्तवाड़ के चसौटी गांव में भी ऐसी ही तबाही आई थी, जिसमें दर्जनों जानें गई थी। यानी सिर्फ 3 दिन के भीतर ये दूसरी बड़ी आपदा है। लैंडस्लाइड के कारण जोधगांव का शहर से संपर्क टूट गया है। कई घरों में 4 से 5 फीट तक पानी और मलबा भर गया। घायलों को बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचाया गया है। डिप्टी एसपी राजेश शर्मा के मुताबिक इस आपदा में 2-3 मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी भी 6 लोगों के फंसे होने की आशंका है। नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक भी प्रभावित हुए हैं, जिससे आवाजाही बाधित है। ऐसे हालात में भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ सीमा की हिफाजत करने वाली ताकत नहीं है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा की गारंटी भी है। तुरंत राहत बचाव काम किया गया। बादल फटने के बाद सबसे पहले सेना की टीमें घटना स्थलों पर पहुंची हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया। घायलों के इलाज के लिए सैन्य अस्पतालों से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भेजा गया। फंसे गांव तक पहुंचने के लिए अस्थायी पुल और सड़कें बनाई जा रही हैं। प्रभावित परिवारों तक भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। तो भारतीय सेना का ये संकल्प ही है कि चाहे सरहद पर दुश्मन से लड़ना हो या देश के भीतर आपदाओं से, वे हमेशा पहले नागरिक फिर हम की भावना से आगे बढ़ते हैं। कठुआ और कुल्ली के इस त्रासदी में सेना के जवान ढाल बनकर खड़े हैं और लोग करते हैं महाराष्ट्र के पालघर की, जहां विरार इलाके में आफत की बारिश ने जिंदगी को थाम दिया है। लगातार हो रही भारी बरसात ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। सड़कों पर तालाब जैसे हालात बन गए हैं और घरों से निकलना लोगों के लिए चुनौती बन चुका है। विरार की सड़कों पर इस वक्त घुटनों तक पानी भर गया है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ जलभराव ही जलभराव नजर आ रहा है। लोगों को अपने ही घरों तक पहुंचने के लिए पानी में पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। कई जगह गाड़ियां पानी में डूबी खड़ी हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बारिश की इस मार से परेशान है। कई हाउसिंग सोसाइटियों के बेसमेंट में पानी घुस गया है। निचले इलाकों में तो हालात और भी गंभीर हैं। कई इमारतों के आसपास घुटनों तक पानी जमा हो गया है, जिससे लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। दुकानों में रखा सामान भी बर्बाद हो गया है। सड़कें मानो नालों में तब्दील हो गई हैं। जलभराव की वजह से ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप है और गाड़ियां जगह जगह फंसी हुई नजर आ रही हैं। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय नागरिक पानी में रास्ता बनाकर निकल रहे हैं। कई परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में दिक्कत आ रही है। बारिश से सिर्फ घर और दुकानें ही नहीं, बल्कि जिंदगी की रफ्तार भी थम गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती आबादी और निर्माण कार्य पानी की निकासी को और मुश्किल बना देते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों का नतीजा यह है कि थोड़ी सी भी भारी बरसात में पूरा इलाका जल जमाव की चपेट में आ जाता है। लोगों को घंटों पानी में फंसे रहना पड़ता है। कहीं गाड़ियां बंद हो जाती हैं तो कहीं पैदल चलना भी नामुमकिन हो जाता है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में पालघर और आसपास के इलाकों में और भारी बारिश हो सकती है। यानी फिलहाल विरार के लोगों की परेशानी कम होने के आसार नहीं। लोगों को एहतियात बरतने और जरूरी सावधानियां लेने की अपील की गई है। विरार में हालात ये हैं कि रात भर की बारिश के बाद सुबह लोगों ने अपने मोहल्लों और कॉलोनियों को तालाब में बदलते देखा है। कहीं गाड़ियां पानी में आधी डूबी दिखी तो कहीं घरों के आंगन तक पानी घुस गया। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। लोग ऑफिस पहुंचने में परेशान हैं। प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि राहत और बचाव का काम जारी है। पानी की निकासी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अब भी बेहद मुश्किल बने हुए हैं। स्थानीय लोग अपने अपने स्तर पर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई परिवार सुरक्षित जगहों की तलाश में है। फिलहाल विरार के लोग आसमान की बारिश और जमीन पर पानी, इन दोनों की मार से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है अपने रोजमर्रा के कामकाज को पटरी पर लाना। लोग दुआ कर रहे हैं कि बारिश कुछ थमे और हालात धीरे धीरे सामान्य हो सके। विरार में आफत की बारिश की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और अब हम बात करते हैं नागपुर की, जहां आज विश्व हिंदू परिषद अपना स्थापना दिवस मनाया रहा है। हर साल की तरह इस बार भी स्थापना दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मनाया गया। इसी मौके पर नागपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत गौरक्षण सभा श्री कृष्ण मंदिर से हुई। ढोल ताशों की गूंज और जयकारों के बीच हजारों श्रद्धालु और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस भव्य शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के सदस्य
सदस्य भी मौजूद रहे। अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। जन्माष्टमी और स्थापना दिवस के संगम पर नागपुर शहर उत्साह और भक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। रास्ते भर श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की झांकियों के दर्शन करते रहे। कई जगहों पर स्वागत द्वार सजाए गए और श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का अभिनंदन किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। जगह जगह भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पूरे नागपुर में आज एक धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस और जन्माष्टमी, इन दोनों पर्वों ने शहर में उत्सव का अनोखा वातावरण बनाया है। शोभा यात्रा में भीड़ ने इसे और खास बना दिया। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस जन्माष्टमी पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। और अब बात उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सामने आई है, जहां बड़ी और ये एक अहम खबर हम आप तक बता रही हैं, जहां अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। गंगा नदी के किनारे सरकारी जमीन पर रातों रात खड़ी कर दी गई एक अवैध मजार को प्रशासन ने आज जमींदोज कर दिया। मां गंगा के पावन तट पर जमीन हड़पने की ये कोशिश स्थानीय लोगों की नजरों से बच नहीं सकी। हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध किया। शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंची और नतीजा ये हुआ कि पीला पंजा चला और अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। जी हां, जिस जमीन पर कभी श्रद्धालु मां गंगा की पूजा आराधना करते थे, उसी जमीन पर रातों रात मजार खड़ी कर दी गई थी। मकसद साफ था, धार्मिक स्थल के नाम पर धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करना। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ये मुमकिन नहीं। योगी राज में ना तो जमीन माफिया बचेगा, ना ही कोई धर्म की आड़ लेकर सरकारी संपत्ति पर काबिज हो पाएगा। फर्रुखाबाद में गंगा किनारे बसी इस अवैध मजार के खिलाफ जब हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई तो प्रशासन तुरंत हरकत में आया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर पहुंचा और मिनटों में अवैध ढांचा मलबे में बदल गया। हिंदू संगठनों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया। लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। गंगा यमुना के किनारे अक्सर इस तरह से अवैध मजारे और ढांचे खड़े कर दिए जाते हैं। पहले चुप्पी साध ली जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर राज अवैध कब्जों को बर्दाश्त अब नहीं करता। प्रशासन का कहना है कि जहां कहीं भी इस तरह की जमीन कब्जाने की कोशिश होगी, तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गंगा का किनारा सिर्फ श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, किसी के निजी कब्जे की जमीन नहीं। आज की कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि देश की जमीन अब अवैध कब्जों से मुक्त होगी। ना तो सरकारी जमीन पर कोई झोपड़ी खड़ी होगी और ना ही मंदिर, मस्जिद, मजार के नाम पर कब्जा होगा। फर्रुखाबाद की तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश को संदेश दे रही है कि कानून का राज सब पर बराबरी से लागू होता है और गंगा मैया के तट को कब्जे से बचाना हर हिंदुस्तानी का धर्म है और कर्तव्य है। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर से आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के आरोपों पर सख्त जवाब दिया। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि देश में वोट चोरी हो रही है और ये चोरी चुनाव आयोग की मिलीभगत से की जा रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि आयोग भाजपा के लिए काम करता है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिना नाम लिए कहा कि राहुल गांधी जिस पीपीटी और डेटा को बार बार दिखा रही हैं, वो चुनाव आयोग का नहीं है। आयोग ने 2 टूक कहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो हलफनामा देकर पेश कीजिए। 7 दिन का वक्त है। अगर हलफनामा नहीं दिया गया तो ये आरोप झूठे और निराधार माने जाएंगे। चुनाव आयोग ने साफ चेतावनी दी है, या तो सबूत दो या फिर पूरे देश से माफी मांगो। यानी राहुल गांधी अब 2 राह पर खड़े हैं, या तो वो अपने आरोपों को साबित करें या फिर देश की जनता के सामने झूठ फैलाने की जिम्मेदारी लें और माफी मांगे। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। हमारे लिए ना कोई पक्ष है और ना ही कोई विपक्ष। सभी राजनीतिक दल हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करना लोकतंत्र का अपमान है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को कहा था कि वोट चोरी हो रही है और हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए चोरी में शामिल है। सवाल है, अगर सबूत थे तो अब तक सामने क्यों नहीं आए? सिर्फ आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ना और पीछे हट जाना, क्या यही विपक्ष की राजनीति है? चुनाव आयोग ने SIR यानी स्पेशल समरी रिवीजन पर भी विस्तार से बताया।
आयोग ने कहा कि ये प्रक्रिया हड़बड़ी में नहीं हुई बल्कि कानून के तहत की गई। आयोग ने साफ कहा, भारत में सिर्फ भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार है। दूसरे देशों के लोग अगर गलत तरीके से शामिल हैं तो उनके नाम हटाए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, राहुल गांधी 7 दिन बाद क्या करेंगे? सबूत पेश करेंगे या देश से माफी मांगेंगे? क्या विपक्ष की राजनीति केवल अफवाहों और झूठे आरोपों पर टिकी है? और क्या इंडी गठबंधन इसी तरह के बेबुनियाद आरोपों के सहारे देश की जनता का भरोसा जीतना चाहता है? जब से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से देश विपक्ष बौखलाया हुआ है। वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटाने से दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। वो लोग इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताकर चुनाव आयोग पर वो चोरी का आरोप लगाकर अपनी गंदी राजनीति को धार देने की फिराक में है। लेकिन आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के एक एक आरोप का जवाब दिया और साफ शब्दों में कहा कि आप अपने आरोपों पर हल्फनामा दो या देश से माफी मांगो। बार बार झूठे आरोप लगाने से वो सही नहीं हो जाते। उसके लिए अगर आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगनी होगी। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने प्रोजेक्शन में डुप्लीकेट वोटर, किसी ने वोटों ना होने और कहीं एक ही घर में 80 वोटर होने के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग वोटिंग की वीडियो फुटेज क्यों नहीं दे रहा है और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल फोटोकॉपी क्यों नहीं उपलब्ध कराता। तो आज चुनाव आयोग ने इसका भी जवाब दिया, सुनिए। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में झूठ फैलाने वालों, देश को गुमराह करने वालों को जवाब दिया और साथ में सबूत भी मांगे हैं। और अगर सबूत 7 दिन के अंदर नहीं दिए गए तो ये माना जाएगा कि आपका आरोप निराधार था और आपको देश से माफी मांगनी होगी। देश के गद्दारों, माफी मांगनी पड़ेगी, ये बात ध्यान से सुन लो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। गाजा पट्टी का जो हाल आज पूरी दुनिया देख रही है वो किसी और का नहीं बल्कि फिलिस्तीन और वहां के लोगों के अपने कर्मों का फल है। जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया तब इन्हीं लोगों ने जश्न मनाया था। आतंकी गोली चला रहे थे, रॉकेट दाग रहे थे और गाजा की गलियों में आतंकी हमले की खुशी में मिठाइयां बांटी जा रही थी। यही वो पल था जब उन्होंने आतंक को गले लगाया, लेकिन आज वही आतंक उनके लिए मौत का साया बन चुका है। इजराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकियों को गाजा के लोगों ने छुपाया, उनके लिए ढाल बने। उन्होंने इनकी सुरंगें खोदने में मदद की, स्कूल और अस्पतालों की आड़ में बंकर बनवाए, लेकिन ताकि आतंकी वहां से ऑपरेशन चला सकें।
यही नहीं, मासूम बच्चों और महिलाओं की आड़ लेकर इन आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोला, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ना आतंक बचेगा, ना ही उसे पनाह देने वाले। आज गाजा का हर कोना धधक रहा है, चारों तरफ मौत है, चीखें हैं, मातम है, लेकिन यह वही मातम है जिसे इन लोगों ने खुद चुना था। जब इजराइल के मासूमों की हत्या हो रही थी, जब निर्दोष परिवारों का कत्लेआम हो रहा था, तब गाजा खामोश नहीं था, बल्कि तालियां बजा रहा था। और अब जब इजराइल ने अपने लोगों का बदला लेना शुरू किया है, तो ये लोग आतंकियों के साथ दबकर छिपे बैठे हैं। इजराइल की मिसाइलें आसमान चीर कर अब पाताल तक जा रही हैं। आईडीएफ ने हाल ही में बेत हनून की 2.4 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह किया है। यही नहीं, खान यूनिस में हमास के टॉप कमांडर नासिर मूसा को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। यह सिर्फ शुरुआत है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास चाहे स्कूल के नीचे छिपे या अस्पताल के तहखाने में, उसे पाताल से ढूंढकर खत्म कर दिया जाएगा। गाजा का दर्द अब इंसानी त्रासदी बन चुका है, लेकिन असलियत यही है कि ये वही दर्द है जिसे खुद गाजा ने न्योता था। आतंकियों को अपने घरों में पनाह देना, बच्चों की किताबों के बीच रॉकेट छुपाना और मस्जिदों से आतंक की फैक्ट्री चलाना, ये सब उसी जाल का हिस्सा है जिसमें अब गाजा खुद फंस चुका है। भूख से तड़पते बच्चे, मलबे में दबे परिवार, खंडहरों में बदल चुकी ऊंची इमारतें, ये सब गाजा के कर्मों की सजा है। क्योंकि अगर उस वक्त आतंक का विरोध किया गया होता, अगर हमास के खिलाफ आवाज उठाई गई होती, तो आज हालात इतने भयावह न होते। लेकिन अब देर हो चुकी है। गाजा का नाम अब खून, बारूद और आतंक के लपटों में दर्ज हो चुका है।